नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मेरे सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन इसी बीच आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं एक स्पेशल सेशन, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा जो बीएसएफ में आरओ आरएम की वैकेंसी आती है वाकई में है क्या। हालांकि कुछ बच्चे हमारे जो कि हमारे संस्थान से पढ़ के पहले आरओ आरएम में सिलेक्शन ले चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे नए बच्चे जो अभी 12th पास करके आए हैं, जिनको मेरी भाषा में कहते हैं न्यू कमर्स। ठीक है, तो उन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, तो सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं आज ये आरओ आरएम होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या आप भी इसके योग्य हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहते हैं। इसकी वैकेंसी कब आएगी, इन सभी बातों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो सभी मेरे प्यारे बच्चों का एक बार आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत है। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ आरएम। इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखेंगे, रेडियो ऑपरेटर, और आरएम का मतलब होता है रेडियो मैकेनिक। रेडियो मैकेनिक का काम, तो मैकेनिक तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैकेनिक का मतलब ही होता है कि कोई भी अगर रेडियो खराब हो जाता है या जिससे आप बात करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर रेडियो बेसिकली बात कर रहे हैं। रेडियो की, रेडियो वो वाला रेडियो नहीं जिसमें आप गाना सुनते हैं, वो रेडियो नहीं है यहाँ पर। क्लियर है? तो उसका मैकेनिक होता है ये। तो इसकी बात को छोड़कर मेन बात करते हैं हम लोग रेडियो ऑपरेटर की। बेसिकली पहली एक बात मैं आपको बता दूं, ये बीएसएफ की जॉब है, आपकी परमानेंट जॉब है आज के समय में। अगर मैं बात करूं, हालांकि हमारे एयरफोर्स नेवी जो कि अग्निवीर हैं अभी वर्तमान में, लेकिन अगर मैं बात करूं इंडियन कोस्ट गार्ड की और बात करूं मैं बीएसएफ की, तो बीएसएफ यहां पर एक परमानेंट जॉब है और बहुत अच्छी सैलरी इसमें मिलती है आपको। मैं सारी बातें आपको बताता हूं। और दूसरी बात इसमें यह है कि जब भी आप इसमें तैनात होंगे, यानी जब भी आप इसमें बेटा ज्वाइन करेंगे, तो आप हेड कांस्टेबल के पद पर ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखें कि जब आप एसएससी जीडी से ज्वाइन करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कांस्टेबल के पद पर ज्वाइन करते हैं और उससे ये एक पद आगे है। क्लियर? प्रमोशन के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, वर्कलोड इतना इसमें है नहीं। आरओ का काम क्या होता है? रेडियो ऑपरेटर। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो आप शायद इसको बहुत अच्छे से समझ पाए, नहीं तो यहां मैंने इमेज भी लगाई है और आप देख भी पा रहे होंगे। ये रेडियो ऑपरेटर का काम क्या होता है? बेसिकली जो जीडी में जो जवान सेलेक्ट होके जाते हैं हमारे बीएसएफ में, उनका काम क्या होता है भाई? वो गन लेके पहरा देते हैं। लेकिन उसी समय मान लीजिए कोई वारदात हो जाती है या ऐसा कुछ, आपको घटना स्थल पर कोई सूचना भेजनी है या वहां से सूचना इधर उधर ट्रांसफर करना, ये किसका काम होता है? रेडियो ऑपरेटर का काम होता है बेसिकली। इसके पास एक रेडियो आपने देखा होगा पीछे बैग टाइप में बंधा रहेगा और सामने अल्फा 121 121, ये पूरी न्यूज देना इसका काम है। बहुत अच्छी जॉब है, मजेदार जॉब है, वाकई में आपको यहां पर मजा आने वाला है रेडियो ऑपरेटर की जॉब में। क्लियर? और मैकेनिक की बात अगर करें, दोनों का पे लेवल सेम है, दोनों की एग्जाम सेम होता है, सारी चीजें सेम होती हैं, लेकिन मैकेनिक में कहीं ना कहीं बेटा वैकेंसी कम आती है, रेडियो ऑपरेटर में ज्यादा वैकेंसी आती है। अगर आप एक चाहते हैं कि आराम से आपको जॉब करनी है, कोई नाइट ड्यूटी नहीं करनी है, कोई रिस्क नहीं चाहिए, तो रेडियो मैकेनिक आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ एडवेंचर हो, एक बढ़िया सैलरी के साथ सारी चीजें आप कर सके, एडवेंचर भी आपको मिले फौज वाला, तो बेटा रेडियो ऑपरेटर है आपके साथ। क्लियर है? क्योंकि मेरी एक ही कहावत है कि जब भी गोली चलती है तो नाम पूछ के नहीं चलती है, तो उसके लिए भी आपको लड़ने के लिए हथियार दिए जाते हैं। मतलब इमेजिन करिए, एक हाथ में आपको रेडियो ऑपरेटर का जितनी भी चीजें वो दी जा रही हैं, एक मतलब वायरलेस आपको फोन दिया जाता है, सारी चीजें, और एक तरफ भैया हाथ में AK-47, मतलब उसका एक अलग ही एडवेंचर है ये सारी चीजें। तो मैंने यहाँ जॉब प्रोफाइल थोड़ी सी मैंने आपको बताई है, और बाकी अब जब आप आगे इसमें पढ़ेंगे, चीजों को देखेंगे, समझेंगे, आपको खुद समझ में आएगा। क्लियर है? अब यहां पर एक आगे देखते हैं हम लोग। पहली बात इसमें जो आती बात एज लिमिट की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये उन बच्चों के लिए जो ओवर एज हो जाते हैं, बेटा एयरफोर्स और नेवी की तैयारी, एनडीए की तैयारी करते हुए। ठीक है? बहुत से बच्चे अक्सर पूछा करते हैं कि भैया हम लोग ने एयरफोर्स की तैयारी करी, लेकिन ये सिलेबस तो कहीं पूछा ही नहीं जाता, हम क्या करें क्या ना करें, इस टाइप की चीजें बच्चों। तो यहां पर आपकी जो एज लिमिट है 18 से 25 साल, हालांकि SC ST और OBC को और रिलैक्सेशन आपको मिलता है, वो आप नोटिफिकेशन आएगा तब वहां आप देख पाएंगे। लेकिन 25 साल आपके लिए यही एज बहुत है। इस 25 साल की उम्र में तो आप बच्चे 2 से 3 साल की नौकरी कर चुके होंगे, क्योंकि मेरे शेर, मेरे वीर जवान जो आज मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी का लेवल वो हो चुका है तैयारी का लेवल की अगर बस वैकेंसी मिल जाए तो फोड़ देंगे। क्लियर? तो यहां पर बात करते हैं एज लिमिट की, तो 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट होती है।
और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैकेनिक्स की बात आ रही है, मैकेनिक की बात आ रही है, ऑपरेटर की बात आ रही है, तो आप सोच रहे होंगे कहीं इसमें टेक्निकल डिग्री, कोई डिप्लोमा, बीटेक टाइप चीजें तो नहीं मांग रहा है। लेकिन नहीं बच्चों, मैं आपको बता दूं 12th आपका होना चाहिए फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के साथ। और इसमें एक एडिशनल चीज और है कि इसमें जो आपके परसेंटेज हैं वो 60% होने चाहिए। 60% सबको मिला के 60% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में। क्लियर? और मेरे हिसाब से हर बच्चे के इतने मार्क्स होते हैं आराम से। क्लियर? और जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखा है तो 10th प्लस आईटीआई, आप आईटीआई आपने कर रखा हो 10th के साथ, तो भी आप इसके लिए योग्य हैं, यानी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब दिमाग में यही बात उठती है कि भैया ये चीजें ठीक है चलिए, लेकिन एग्जाम में क्या क्या चीजें आ रही हैं, एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है, इस चीजों को हम कैसे समझेंगे, कट ऑफ कितनी जाती है, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में अब कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए यहां मैंने अगली स्लाइड देखी लगा दी है। एग्जाम पेपर की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, तो यहां मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट अगर हम देखें इसमें क्या क्या आ रहा है। फिजिक्स, जिस बच्चे की फिजिक्स में पकड़ अच्छी है, जिस बच्चे की फिजिक्स में पकड़ अच्छी है, अपने आप में यह समझ लीजिए कि आप धुरंधर हैं इस एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि इसका आप समझिए 80 नंबर की सिर्फ फिजिक्स आ रही है इसमें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिजिक्स है। तो फिजिक्स बेटा इसमें 40 नंबर की आती है। लगभग इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन, लगभग क्या मतलब 100 ही क्वेश्चन आएंगे। तो 100 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो कितने का हो गया? 200 नंबर का। टोटल 200 नंबर के आपके इसमें क्वेश्चंस आते हैं। 40 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, जो कि होंगे 80 नंबर के। 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। कौन सी मैथ्स? जो आप पढ़ रहे हैं कहां पर? अपने एनडीए एयरफोर्स में, इसमें पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो 20 क्वेश्चन ये आएंगे आपके 40 नंबर के, यानी 60 क्वेश्चन तो आपके ऐसे के ऐसे ही हो गए। बात यहां पर जो एडिशनल चीज आपको पढ़नी है वो पढ़नी है केमिस्ट्री। एडिशनल चीज जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री यहां पर यही एक इकलौता एग्जाम है जहां केमिस्ट्री इतने भारी मात्रा में पूछी जा रही है। केमिस्ट्री जो कि है बेटा आपकी 20 नंबर की, 20 नंबर की केमिस्ट्री पूछी जाएगी, जो कि होगी 40 नंबर की। और जीके, जीएस और इंग्लिश को 20 नंबर में डिवाइड किया, यानी 10-10 में आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगी 40 नंबर। टोटल 200 नंबर का पेपर है। बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा क्या भैया निगेटिव मार्किंग नहीं होगी? तो भाई निगेटिव मार्किंग होगी इसमें। तो निगेटिव मार्किंग होने वाली है 0.25 मार्क्स की। अगर एक सही के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं तो एक गलत के लिए 0.25 मार्क्स कटते हैं। और ये ऑफलाइन बेस्ड होता है। ऑफलाइन में ये पेपर होगा आपका, ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा। ओएमआर सीट पे बेटा ये क्या होता है? एग्जाम आपका होता है। बहुत अच्छी वैकेंसी है बेटा। और मैं एक बात और बता दूं, यहां पर सैलरी की भी बात करेंगे, परेशान मत हो। पहले ये बात तो देखो कि आप क्या इसके योग्य हैं या नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहां हाइट पर। जिन बच्चों की हाइट नहीं होती वो यहां पर थोड़ा सा मात खा जाते हैं, क्योंकि यहां पर हाइट जो मांगी आपको 168 मांगी है। 168 क्लियर, 168 हाइट मांगी है। कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ गोरखास के लिए क्या रिजर्वेशन है, वो जब नोटिफिकेशन आएगी डिटेल तब वहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी ही चाहिए। क्लियर? लड़कियों के लिए अगर बात करें, यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करेंगे, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हो गया 157 यानी 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चेस्ट आपका कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। लेकिन जब आप उसको फुलाएं तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आए आपकी चेस्ट में। कितने का? 5 सेंटीमीटर का फुलाव, और फिर हो जाना चाहिए 85 सेंटीमीटर। ठीक है, फूलने के बाद। और इनके लिए बेटा चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता फीमेल्स के लिए, आपको पता है। ठीक है, बात करेंगे रनिंग की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। रनिंग वही सेम आपका एयरफोर्स वाला। एयरफोर्स में तो और थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाता है। यहां पे आपको मिल रहा है 1.6 किलोमीटर, जो कि आपको 1.6 किलोमीटर का मतलब 1600 मीटर आपको, जो कि आपको कंप्लीट करने 6.5 मिनट में। और लड़कियों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 800 मीटर 4 मिनट में। 800 मीटर आपको लग रहा होगा 4 मिनट बहुत ज्यादा है, बट मैं आपको बता दूं मोस्टली फीमेल कैंडिडेट यहीं से बाहर हो जाती हैं। ठीक है, तो अपने रनिंग को थोड़ा सा भाई मजबूत रखो, क्योंकि वैकेंसी आएगी और इसका क्लियर होने में ज्यादा टाइम ये नहीं लगाते हैं। लॉन्ग जंप की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और हाई जंप। लॉन्ग जंप होता है 11 फीट का, और इसमें होता है 3.5 फीट का हाई जंप। यानी लॉन्ग जंप की बात करें, ये मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट होता है। 3 बार में आपको करना है। 3 बार आपको चांस मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बार। 3 बार में आपको 11 फीट की लॉन्ग जंप मारनी है।
और लॉन्ग जंप को मैं अगर बताना चाहूं, आपने देखा होगा अक्सर कि बीच में थोड़ा सा रेत वगैरह डाल के उसको पार करना पड़ता है। 11 फीट कोई ज्यादा बड़ी लॉन्ग जंप नहीं है, आप आराम से प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। क्लियर? तो 11 फीट की आपको लॉन्ग जंप करनी है, 3 बार आपको चांस मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बार, इस बात को याद रखना। लड़कियों को यही 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी है, इनको भी बेटा बराबर चांस मिलता है 3 बार। ऐसा नहीं है कि इनको 4 बार चांस मिल रहा है, इसमें बेटा 3 बार, 3 अटेम्प्ट्स इसमें मिलेंगे ओनली ऑन। हाई जंप की बात करें, हाई जंप क्या है भैया? हाई जंप जैसे मान लीजिए कोई चीज रखी है, जैसे साइकिल आपने रख दी और उसको आप फांद रहे, या ऐसी कुछ चीज आपने रख दी जिसको आप फांदने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज जिसको कह सकते हो आप हाई जंप। क्लियर? तो वहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, 3.5 फीट किसके लिए? लड़कों के लिए, यानी मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यही हो जाएगा बेटा 3 फीट। कितना? 3 फीट। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर। ये फिजिकल स्टैंडर्ड था कहीं ना कहीं। तो इसमें कहीं ना कहीं जब बच्चा मात खाता है तो वो हाइट से मात खाता है। ठीक है? बच्चा अगर इसमें कहीं ना कहीं अगर मात खाएगा तो हाइट से। सब में 3-3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, इसमें भी 3 अटेम्प्ट, उसमें भी 3 अटेम्प्ट। क्लियर? उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी कि डिक्टेशन टेस्ट होता है। क्यों? मेरी बात समझिए, जो आरओ आरएम क्या मतलब, ये दोनों के लिए मैंने सेम बताया है। यानी अगर मैं बात करूं, ये जो एग्जाम है ये दोनों के लिए है। ये जो एग्जाम पैटर्न मैंने दिया है, ये मेरे प्यारे बच्चों जो एग्जाम पैटर्न है, ये आरओ के लिए भी है और आरएम के लिए भी है, यानी रेडियो ऑपरेटर के लिए भी है और रेडियो मैकेनिक के लिए भी है। दोनों के लिए सेम एग्जाम पैटर्न होगा, सेम सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। बस जो ऑपरेटर वाले हैं उनके लिए एक एडिशनल है। यहां पर एडिशनल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एडिशनल इसमें क्या होता है? डिक्टेशन टेस्ट। जैसे डिक्टेशन टेस्ट क्या होता है आप ध्यान से समझेंगे। जैसे आपने देखा होगा इमला, ठीक है, आपके स्कूल में इमला बोली जाती थी। तो इमला आपको कैसे, मतलब कोई भी आपका सीनियर आके आपके सामने इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोलेगा, कुछ इमला बोल देगा, कुछ पैराग्राफ आपको बोल देगा, 50 नंबर का ही होता है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको ये क्वालिफाई करना है, लेकिन इसके नंबर जुड़ते हैं, यानी 200 नंबर तो रिटर्न का बेटा और प्लस 50 नंबर इसका, यानी 250 में आपकी मेरिट बनने वाली है। किसके लिए? आरओ के लिए। और आरएम के लिए 200 में ही मेरिट बनेगी, आरएम के लिए 200 में ही मेरिट बनेगी। क्लियर? अब आपके दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि भैया आपने ये सारी बातें तो बता दी, लेकिन हम लोग इसकी तैयारी कैसे करेंगे और इसकी वैकेंसी कब आएगी? तो वैकेंसी इसकी बहुत जल्द आने वाली है आईसीजी, और इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है 1-2 महीने के अंदर आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसकी प्रॉपर वैकेंसी नहीं आती, लेकिन जब भी वैकेंसी आती है, एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जिनकी फिजिक्स में बहुत ज्यादा कमांड है, जिनकी मैथ में ज्यादा बहुत कमांड है, वो बेटा इसमें फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं। तो मैं सभी प्यारे बच्चों को आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अद्भुत है, तो आप बेटा इसमें कहीं ना कहीं एक बेहतर सिलेक्शन आप पा सकते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं, हालांकि सैलरी बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको मोटिवेशन के लिए आपको बता दे रहा हूं। देखिए, जब आपकी ट्रेनिंग होगी, यानी जब आपकी ट्रेनिंग की बात अगर करेंगे, तब आपको इन हैंड सैलरी जो आएगी। जब ट्रेनिंग की बात करेंगे तो ट्रेनिंग में इन हैंड सैलरी जब आपकी बनती है, तो इन हैंड लगभग अप्रॉक्स आप मान के चलिए 35 के आसपास बनती है। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वही सैलरी आपकी लगभग बनती है 45 से लेके 50 के तक। क्लियर? और बहुत अच्छी सैलरी है, हेड कांस्टेबल का पद है, और ये अपने आप में एक सीनियर पद होता है, क्योंकि इसके बाद आप एएसआई बन जाते हैं, फिर एसआई बनते हैं। तो आपके जितने भी पर्क्स आपको मिल रहे हैं, जितने भी आपके अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं, सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं ज्यादा मिलती हैं जीडी के कांस्टेबल से, जो कि एसएससी जीडी के थ्रू जाते हैं। और आपका एक टेक्निकल का काम है। मैकेनिक का तो मैं आपको इतना बता दूं कि देखिए, कोई नाइट ड्यूटी नहीं है। मान लीजिए रात में कोई रेडियो आपका खराब हो गया, कोई फोन खराब हो गया, कोई टेलीफोन खराब हो गया, भाई रात में आपको बुला के तो लाएंगे नहीं। क्लियर? लेकिन इसमें आपकी जो रेडियो ऑपरेटर है, उसमें नाइट की भी शिफ्ट होती है, डे की भी शिफ्ट होती है सब। क्योंकि आप एक बात समझिए, जब जीडी का जवान जा रहा है तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं बेटा आपको जाना पड़ेगा। तो इसकी जो जॉब है, रेडियो ऑपरेटर की जो जॉब है, चैलेंजेस इसमें बहुत हैं, एडवेंचर लाइफ में बहुत है। और अगर आप एक डेस्क जॉब चाहते हैं, एक नॉर्मल जिसमें कोई ज़्यादा भड़बड़ ना हो, अगर मैं कहूँ, तो बेटा वो है आपकी मैकेनिक की जॉब। लेकिन मैकेनिक होता है, रेडियो ऑपरेटर होगा। ठीक है? आपने एक बार जब ये सपना देखा होगा ना कि अपने बदन पे वर्दी पहननी है मुझे और अपने देश की सेवा करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई आप डरते होगे, दुश्मनों से आप डरते होगे, मुझे ऐसा नहीं लगता।
सभी मेरे देश के वीर जवान इतने मजबूत हैं कि देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो मुझे पता है कि आप रेडियो ऑपरेटर को यहां पर प्रेफर करेंगे, और मैं भी होता तो रेडियो ऑपरेटर को ही प्रेफर करता। भाई ऐसी फौज की नौकरी से क्या फायदा जो ऑफिस में बैठे रहें। क्लियर है? मजा तो जब है जब सरहदों पर जाएं और देश की रक्षा करें। क्लियर है? तो इन्हीं बातों के साथ बेटा मैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को, जो कि आपको एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस सेशन में दी है, इसको यहीं पर बेटा हम लोग दी एंड करते हैं। बाकी मैं आपको क्लासेस में मिलता हूं, और हमारी क्लासेस कंटिन्यू वे पे चल रही हैं। हमारी टीम प्रॉपर मेहनत कर रही है, और आप हमसे जुड़कर अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। और भविष्य में जब बीएसएफ RORM का आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके लिए भी हम लोग डेडिकेशन के साथ एक बैच लेके आएंगे, और जिससे फाइनल सिलेक्शन आपको यहां पर एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर द्वारा दिया जाएगा। तो तब तक के लिए सभी बच्चों के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और देखते रहें आपका अपना परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मेरे सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।